मेरी नंद रोजाना मुझे अपने हाथ का बना खाना खिलाती। खाना खाते ही मैं गहरी नींद में सो जाती। एक रात हमने खाना ना खाया और जल्दी सो गई, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब मेरी नंद अपने हिस्से के भाई के साथ। रात के अंधेरे में मैंने जो कुछ अपनी नंद के कमरे में देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी नंद अपने हिस्से के भाई के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। मैं इस कदर हैरत में डूब गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर वहां खड़ी रही और मेरे पति की नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे देखकर राशिद घबरा गए और कहने लगे, आफरीन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं सारा सच जान गई हूँ, तो मेरे पति ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम आफरीन है। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे। लड़का पढ़ा लिखा था और उसकी नौकरी भी है। यही देखते हुए मेरे घर वालों ने ज़्यादा छानबीन नहीं की और हमारा रिश्ता हो गया। अब्बा ने एक दो ही लोगों से मालूम किया था और सबने बताया था कि लड़का बहुत ही शरीफ है। हर लड़की की तरह मेरे भी दिल में शादी को लेकर बहुत सारे अरमान थे, लेकिन मेरी शादी एक गैर लड़के से हो रही थी। ना ही मैं उसे जानती थी और ना ही वह मुझे। हम दोनों ने सिर्फ तस्वीर ही देखी थी, इसलिए मैं कुछ कसमकस का शिकार थी कि पता नहीं वह लोग किस तरह के होंगे, कहीं वह भी दूसरे की तरह मुझे जालिम का सामना करना पड़े। लेकिन शादी के बाद मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। मुझे बहुत ही मोहब्बत करने वाला ससुराल मिलता है। मेरी एक ही नंद थी। वह उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन हर वक्त मुझे आफरीन आफरीन कहती, मेरे आगे पीछे घूमती थी। वह मेरे पति से उम्र में छोटी थी, लेकिन मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी, इसलिए मेरा नाम लिया करती थी। और मुझे भी इस बात पर कोई एतराज़ ना था, क्योंकि वह मेरी इतनी ज़्यादा इज्जत करती थी। तो फिर इस बात से क्या फ़र्क पड़ता कि वह मुझे किस नाम से पुकारती है। उसका नाम आसिया था और आसिया वाकई ही बहुत दिल की नेक लड़की थी। मेरी सास एक बीमार औरत थी। वह सारा दिन कमरे में बिस्तर पर पड़ी रहती थी। आसिया घर के काम काज करने के साथ साथ अपनी माँ की भी खूब देख रेख करती थी। मेरी शादी के बाद मेरे खानदान वालों ने और मेरे घर वालों ने खूब डराया था कि तुम जहाँ ब्याह कर जा रही हो, वहाँ एक बीमार सास के साथ साथ एक बड़ी और कुंवारी नंद भी है, और सच में वह तुम्हारे आने वाली जिंदगी में बहुत मुश्किलें साबित होगी। मैं भी विदाई के वक्त यही डर दिल में लेकर आई थी कि आसिया मुझसे उम्र में बड़ी है तो आगे से उसको कुछ भी कह भी नहीं पाऊंगी और वह मुझ पर हुक्म चलाएगी। सबसे ज्यादा बढ़कर यह कि वह मेरे पति राशिद की बहुत ही लाडली थी। शादी की पहली रात ही राशिद ने यह बात मुझे बतला दी थी कि मुझे आसिया के साथ बहुत अच्छी तरह से रहना है और वह घर में कोई लड़ाई झगड़ा या ऐसी बात नहीं चाहती जिसे आसिया को तकलीफ दे। राशिद ने ही मुझे बताया था कि माँ की बीमारी की वजह से आसिया ने शादी नहीं की थी। मेरा दिल आसिया की तरफ से और भी खौफजदा हो गया था कि अगर कभी भी कुछ गड़बड़ की तो वह कहीं मेरे पति मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही दिन मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि मेरे सारे ख्यालात बेबुनियाद हैं। आसिया बिल्कुल भी मेरे ख्याल से उल्टा निकली। शादी के अगले ही दिन वह खुद मेरे लिए नाश्ता बना कर लाई थी। आसिया मुझसे कहने लगी, आफरीन घर वालों को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, सारा काम मैं कर दिया करूँगी। आसिया की बात सुनकर मेरे दिल में बहुत खुशी हुई थी कि उसके दिल में प्यार और दूसरों के लिए नमी थी। और फिर आसिया ने खुद ही घर के सारे काम काज किए और घर की पार्टी को भी खुद ही निपटाया। हमारी शादी बहुत ही सादगी से हुई थी, क्योंकि राशिद की माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। उनकी हालात ऐसी थी कि किसी भी वक्त उनको कुछ भी हो सकता था। शादी के अगले ही दिन राशिद ने काम पर जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें ऑफिस से ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिल सकी थी। और जब राशिद घर पर न रहे तो मैंने भी घर के कामों को कराना शुरू किया, लेकिन आसिया ने किसी भी कामों को हाथ न लगाने दिया। वह बार बार यही कहती कि अभी आप नई दुल्हन हैं, अपने कमरे में आराम करें। सारे घर का काम अकेले ही करती और खाना भी बहुत अच्छा पकाती थी। 2 दिन और गुजरे तो मुझे यह अच्छा ना लगा कि मेरी नंद अकेले ही सारा दिन काम करती रहे। इसलिए मैंने कहा कि हम दोनों ही कुछ काम बांट लेते हैं। आसिया हंसकर कहने लगी कि आपको तो सुकून ही नहीं है। ऐसा करें कि दोपहर का खाना आप बना लिया करें और रात का खाना मैं पका लिया करूँगी, क्योंकि शाम होते ही राशिद घर आ जाता है तो फिर आपका उस वक्त काम करना कुछ मुनासिब नहीं। आसिया जिस तरह से मुझे भाभी नहीं कहती थी, उसी तरह से राशिद को भी भाई नहीं कहती थी। उसने बताया था कि बचपन से वह दोनों भाई बहन इस तरह से घुल मिल कर रहे हैं कि हम दोनों को लगता ही नहीं कि हमारी उम्र में कोई फ़र्क भी है। मैंने हंसकर आसिया से कहा कि सफाई के बारे में भी बांट लेते हैं, लेकिन यह सुनकर आसिया ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि
सफाई का काम हुआ हरगिज मुझे नहीं देगी। मैं अभी नई नई दुल्हन हूँ, मुझे धूल मिट्टी में काम करने की क्या ज़रूरत है। घर बहुत ज़्यादा बड़ा है और ख़ासकर तो ऊपर के ड्राइंग रूम में मिट्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। आसिया ने जिस तरह से मुझे इनकार किया था, मैंने भी दोबारा उससे सफाई की बात नहीं की थी। लेकिन ऊपर के ड्राइंग रूम का सुनकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि मेरी शादी को 1 हफ्ता हो गया था और मैं अब तक ऊपर नहीं गई थी। घर में लोग ही इतने कम थे तो मेरे हिसाब से ऊपर का ड्राइंग रूम बंद ही होना चाहिए था। मैंने आसिया से पूछा कि ऊपर ड्राइंग रूम में क्या है, तो वह मेरी बात सुनकर एकदम से खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि कुछ खास नहीं है, बस कुछ पुराना सामान रखा हुआ है, बस इसलिए वहाँ ज़्यादा सफाई की भी ज़रूरत नहीं होती। आसिया का अंदाज मुझे अजीब सा लगा। मैंने भी ज़्यादा करीब करने की कोशिश नहीं की थी और दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई थी। फिर ऐसा ही होने लगा कि दोपहर का खाना मैं तैयार करती। मैं कभी कभी अपने सास के कमरे में चली जाती, वरना आसिया ही उनकी अच्छी तरह देखभाल कर लेती। मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। राशिद का रिश्ता मेरे साथ बेहतर ही था, बहुत अच्छा नहीं लेकिन बुरा भी नहीं था। मुझे लगता था कि राशिद को कुछ वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। राशिद मुझसे खुलकर कोई भी बात नहीं करते थे। ऑफिस से लौटते तो आते ही आसिया के बारे में सवाल करते, और अगर आसिया उन्हें सामने नजर आती तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आती। उनका और आसिया का रिश्ता बिल्कुल ही अलग था और इस बात का एहसास मुझे हर गुजरते दिन के साथ होने लगा था। आसिया बहुत अच्छी ही सही, लेकिन कभी कभी मुझे उससे जलन होती थी कि मेरे पति की जिंदगी में उसका मकाम मुझसे ऊंचा था। आज भी जब राशिद ऑफिस से लौटे तो आते ही आसिया के बारे में पूछने लगे। मैंने बताया कि आसिया ऊपर वाले ड्राइंग रूम में है, तो सीधा फौरन सीढ़ियाँ चल करके ऊपर चले गए। राशिद की यह हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मैं उनके आने के वक्त अच्छे से तैयार होकर उनका इंतजार करती थी, लेकिन उन्हें मुझसे ज़्यादा आसिया से मिलकर खुशी होती थी। एक पत्नी के हैसियत से मुझसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन आसिया में ऐसी कोई बुराई भी नहीं थी जिसे मैं उसको बुरा कहती या उससे मनमुटाव करती। मजबूरन खामोशी से आसिया को बर्दाश्त कर रही थी। और फिर पिछली कुछ रातों से मैं राशिद को वक्त ही नहीं दे पाई थी। राशिद घर लौटते तो कुछ वक्त अपनी बहन आसिया के साथ गुजारते और फिर हम सब मिलकर खाना खाते, और कमरे में आते ही मुझे ऐसी गहरी नींद आती कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। शादी से पहले मैं कभी भी इतनी गहरी नींद नहीं सोई थी, लेकिन अब तो हर रात मुझे ऐसी ही गहरी नींद आती थी कि राशिद का भी होश नहीं रहता था। शादी को 1 महीना हो गया था कि पापा मुझे लेने के लिए चले आए और कहने लगे कि आफरीन कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजार लो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। फिर ईद आ जाएगी, कब अपने ससुराल को छोड़कर हमारे घर नहीं आओगी। पापा की मेरे लिए मोहब्बत देखकर मैं इनकार न कर सकी और राशिद से इजाज़त लेकर अपने मायके चली गई। शादी के इतने दिनों बाद मैं अपने मायके में रात गुजार रही थी। एक अजीब सा एहसास हो रहा था। अब तो राशिद के साथ रहने की आदत हो चुकी थी, लेकिन जो बात सबसे अलग थी वह यह थी कि मुझे यहाँ आकर नींद ही नहीं आ रही थी, और ससुराल में तो मैं राशिद के साथ लड़ते ही सो जाया करती थी। मेरी छोटी बहन ने मुझे जागता हुआ देखा तो कहने लगी, क्या हुआ है, सारी जिंदगी तुमने इसी घर में गुजारी है और अब ससुराल की याद में तुम्हें नींद ही नहीं आ रही है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी कि नहीं पगली, ऐसी बात नहीं है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, वरना अब तो मैं घर में रोजाना ऐसे ही सो जाती हूँ जैसे नींद की गोली खाई हूँ। मेरी बात सुनकर छोटी बहन जोर जोर से हंसने लगी। मैं अपनी ही बात पर शर्मा गई थी। शादी से पहले मैं कभी भी ऐसा नहीं सोई थी जैसा शादी के बाद सोने लगी थी, लेकिन मैं रात को नींद की दवा तो खाती ही नहीं थी, तो फिर पता नहीं क्यों मुझे खाना खाने के बाद इतनी गहरी नींद आ जाती थी। अचानक मेरा जहन आसिया की तरफ चला गया था। रात का खाना तो आसिया ही बनाती थी और वह हमेशा पहले ही मेरी प्लेट में खाना निकाल कर रखती थी। मैं इसको आसिया की मोहब्बत समझ रही थी, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा था कि बात कुछ और है। और जैसे ही मेरे जहन में यह बात आई कि आसिया खाने में मुझे कुछ मिलाकर खिलाती है, तो मेरा दिल पूरी तरह घबराने लगा। मेरे लिए अपने मायके में एक रात रुकना भी मुश्किल हो गया। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई और अपनी छोटी बहन से कहा कि मैं अभी इसी वक्त अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। पहले तो वह मेरी इस बात को मजाक समझती रही, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि मैं सीरियस हूँ तो वह परेशान से पूछने लगी कि क्या बात है अप्पी, अचानक आपको क्या हो गया है। मैंने घबराते हुए कहा कि मुझे अपने पति की याद आ रही है और मैं यहाँ रात नहीं गुजार सकती। छोटी बहन कहने लगी कि
पापा तो सो चुके हैं और अगर मैं पापा को उठा भी दूं तो उन्हें क्या बताऊंगी कि आप इतनी रात को घर क्यों जाना चाहती हैं। फर्जी में पापा परेशान हो जाएंगे। आप एक रात यहाँ रुक जाएं और सुबह होते ही मैं खुद आपको भिजवा दूंगी। चैन तो मुझे किसी भी पल नहीं आ रहा था, लेकिन छोटी बहन ठीक ही कह रही थी। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई और करवटें बदलती रही। जैसे ही सुबह हुई तो मैंने अपनी बहन से कहा कि अबुआ मुझे वापस भिजवा दें। मेरी छोटी बहन ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी, वाह अप्पी, कुछ दिनों में ही राशिद भाई ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो आप हमारे साथ कुछ दिन भी नहीं गुजार सकती। छोटी बहन की बात पर मैं खामोश हो गई थी। अब उसे क्या बताती कि मुझे अपने पति से ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि पता नहीं मेरी ननद रात को मुझे नींद की दवा देकर क्यों सुला रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरे पीछे क्या कर रही है और मुझे अलग प्लेट में क्यों खाना दिया जाता है। मैं एकदम सुबह ही घर पहुंच गई थी और यह देखकर हक्का बक्का रह गई थी कि राशिद और आसिया दोनों ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। सुबह के इस वक्त वह दोनों ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे, मुझे कुछ समझ न आया। और जैसे ही राशिद की नज़र मुझ पर पड़ी, एकदम से परेशान हो गए और कहने लगी, क्या बात है आफरीन, तुम इतनी सुबह क्यों आ गई हो। मुझे देखकर राशिद के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई थी, बल्कि वह तो जैसे टेंशन में आ गए थे। आसिया के साथ न जाने ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे जो मुझे देखते ही खामोश हो गए थे। मैं फौरन ही राशिद के गले लग गई थी और मैं उन्हें बताया कि मुझे उनकी याद आ रही थी, इसलिए मैं सुबह सुबह चली आई हूँ। राशिद ने मुझे फौरन खुद से दूर किया और कहने लगी, यह क्या बात हुई, जाओ जाकर कमरे में आराम करो। राशिद की इस बात में मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें शायद इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं उनके लिए वापस आई थी। आसिया अपने कमरे में वापस चली गई थी और ना ही उसने मुझसे कोई बात की थी और ना ही वह मुझे देखकर खुश हुई थी। पता नहीं वह राशिद के साथ क्या बात कर रही थी जो मुझे देखकर बहुत नाखुश लग रही थी। मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद राशिद भी आए और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे। मैं खामोशी से लेटे उनका जायजा ले रही थी। राशिद ने मुझ पर कोई भी प्यार की नज़र न डाली थी, बल्कि वह खामोशी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए थे। आसिया भी दिन भर खामोश ही रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा आना दोनों बहन भाई को नागवार गुजरा हो। दोपहर का खाना मैंने बना दिया और अपने कमरे में चली आई, क्योंकि आसिया का मूड खराब हो चुका था। मैंने पहली बार उसका मूड खराब होते हुए देखा था। रात का खाना आसिया ने बनाया और फिर हमेशा की तरह उसने डाइनिंग टेबल पर खाना रखते ही सबसे पहले मेरा खाना निकाल दिया, फिर दोबारा जाकर अपने और राशिद के लिए खाना लेकर आई। जरूर कोई बात थी जो मुझे मालूम नहीं थी और यही सोचकर मैंने प्लेट उठाई और यह कहते हुए अपने कमरे में चली आई कि मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खाना खाऊंगी। खाना खाने के बजाय मैंने वह खाना फेंक दिया और सोने का ड्रामा किया। थोड़ी देर बाद राशिद कमरे में आए और आकर सो गए, लेकिन आधी रात को जब मेरी आँख खुली तो मैं यह देखकर हैरान थी कि राशिद तो कमरे में मौजूद ही नहीं थे। रात को इतनी टाइम राशिद कहाँ चले गए, यही सोचकर मैं थोड़ा परेशान हुई और फिर कमरे से निकली तो मुझे आसिया के कमरे से बात करने की कुछ आवाज़ आ रही थी। मैं जान गई कि राशिद कहीं और नहीं बल्कि आसिया के पास है, लेकिन रात के इस पहर भाई का अपने जवान बहन के कमरे में क्या काम हो सकता है। यही सोचकर मैंने जैसे ही आसिया के कमरे में झांका तो मेरे होश उड़ गए। राशिद आसिया के कमरे में ही मौजूद थे और आसिया के गले लगे हुए थे। उस मंजर ने मेरे अंदर एक आग सी भर दी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति इस तरह से बेवफाई भी करेगा। बिना सोचे समझे मैं कमरे के अंदर दाखिल हो गई और इतनी जोर जोर से तालियां बजाई कि दोनों हड़बड़ा कर मेरी ओर देखने लगे। मैंने रोते हुए राशिद से कहा कि यह सब क्या है। वह हमेशा अपने बहन का ख्याल रखने की बात करते रहे, लेकिन कभी यह न बताया कि उनका अपनी बहन से क्या रिश्ता है। मैं बिना सोचे समझे बोले जा रही थी। मैंने राशिद से यहाँ तक कहा, मैंने कहा कि आप कैसे बगैरत कर सकते हैं जो आधी रात को अपने ही बहन के कमरे में अपने ही बहन के गले लगे हुए हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जो मुझे पता ही नहीं। मैंने एक नज़र आसिया पर डाली और उससे कहा कि तुम तो बहुत मोहब्बत करने वाली और मासूम बच्ची थी, इसलिए अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया करती थी ना, कि मैं सारी रात सोकर गुजार दूं और तुम मेरे ही पति के साथ सारी रात आशियाना करो। मेरी बात सुनकर राशिद ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा और कहने लगी कि कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लिया करो। आसिया सच में मेरी बहन है और हम दोनों के बीच में मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन कभी कभी इंसान अपने दुखों से हार जाता है और इसीलिए अपने मासूम बहन के गले लगकर अपने आंसू बहा लिया करता है।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया वाले मेरे इस रिश्ते को गलत नज़र से देखें। तुम कैसी औरत हो जो एक सगे बहन भाई पर शक कर रही हो? आसिया मेरी बहन है और मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। रात के इस पहर आसिया के कमरे में इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो वहाँ होता जहाँ मुझे जाने की आदत है। मैं पिछले काफ़ी अरसे से एक बुरी लत में पड़ गया हूँ। मुझे हर रात कोठे पर जाने की आदत हो गई है और मेरी यह आदत मेरे दोस्तों ने लगा दी थी। आसिया ने मुझे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मैं न माना तो इसने मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी ताकि मैं सुधर जाऊं। लेकिन शादी की पहली रात ही मैं तुम्हें छोड़कर कोठे पर जाना चाहता था और आसिया के समझाने पर भी अपने कदम न रोक सका। इसलिए आसिया ने तुम्हें नींद की दवा देना शुरू कर दी ताकि मैं जब तक सही रास्ते पर ना आ जाऊं तुम्हें इस बात का पता ना चले। जिस रात तुम अपने मायके से लौट कर आई थी उसी वक्त मैं भी कोठे से लौट कर आया था और आसिया मुझे समझा रही थी, लेकिन तुमने तो हर बात का गलत मतलब निकाल लिया। आसिया मेरी बहन है और वह मुझे गलत रास्ते से बचाना चाहती है। आज रात भी मैं वहीं जा रहा था कि आसिया ने जबरदस्ती मुझे रोका और मेरे गले लगकर कहने लगी कि भाई भाभी बहुत अच्छी है, आप उनके साथ रहा करें। लेकिन तुमने तो मेरी मासूम बहन को गलत करार दे दिया। अपने पति का सच और आसिया का किरदार जानकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे जहन में तो वही सब बातें भरी हुई थी जो लोगों ने और दुनिया ने मुझे सिखाई थी। मैं यह बात तो समझ ही न सकी कि कोई ननद अपने भाभी की सच्ची दोस्त भी हो सकती है। राशिद रोते हुए कहने लगे कि वह खुद अपनी गलतियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनसे चाह कर भी सीधे रास्ते पर चला नहीं जाता। आसिया उनके इसी काम में मदद कर रही थी। मैंने राशिद का हाथ पकड़ा और उन्हें यकीन दिलाया कि आज के बाद मैं भी उन्हें पूरी तरह से संभालने की कोशिश करूंगी। मैंने अपने गलतियों की माफ़ी आसिया से मांग ली थी और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया था। मेरी मोहब्बत और तवज्जो ने राशिद को भी सीधे रास्ते पर ला दिया था। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि सही वक्त पर मेरी आंखें खुल गई थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।